Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. I am Shahzad Waheed and addressing you from the platform of Punjab Group of Colleges, and we want to discuss structure of chlorophyll now. So let's move to the whiteboard. Yes, my dear students, I am here for the description of what structure of chlorophyll molecule. But before starting the structure of chlorophyll molecule, we must understand what are basic chlorophylls, and you know very well chlorophyll is an organic molecule. Chlorophyll is basically an inorganic molecule, and it usually imparts what? Green color. Usually imparts, देता है, assign करता है क्या? Green color to the plant cell. To the plant cells. राइट अगली बात क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास क्लोरोफिल है इसकी चार टाइप्स कौन कौन सी? क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी, जो किस में पाई जाती हैं? यूकैरियोट्स पे पाई जाती है. वेरियस टाइप्स ऑफ eukaryotic autotrophic cells, they have got either A, B, C or D type of chlorophyll molecules. जबकि इसके अलावा भी क्लोरोफिल की टाइप्स होती हैं, other forms, they are present in bacteriophils. Bacteriophils जिसका मतलब है कि ये वाला खास किस्म का जो क्लोरोफिल है ये प्रोकैरियोट्स पे पाया जाता है. किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में. यू नो वेरी वेल कि हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करते हैं. दोज आर कैपेबल ऑफ व्हाट? मेकिंग देयर ओन फूड फ्रॉम द सोलर एनर्जी. राइट. अगली बात माय डियर स्टूडेंट्स ये है, आफ्टर स्टडी द टाइप्स, अगली बात मेरे पास ये है कि ये जो मेरे पास क्लोरोफिल्स हैं ये किस जोन में से? आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे उनके हमने जोन डिस्क्राइब किए थे, और हम लोगों ने ये बोला था कि जिस जोन में से ये वाला पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जाहिर है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एब्सेंस नजर आएगी हमें. किसमें? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में. राइट. तो अब मैं वही बात यहाँ पर दोबारा कर रहा हूँ कि अगर ये मैंने लाइट ली, राइट, और ये लाइट कैसी थी? पॉलीक्रोमेटिक, और इसको मैंने एक ऐसी क्यूवेट में से पास किया कि जिसके अंदर क्या थे? क्लोरोफिल्स थे. राइट, क्लोरोफिल्स थे. क्लोरोफिल में से पास होने के बाद मुझे क्या नजर आया कि यहाँ पे दो जगहों से लाइट एब्सेंट है. आपको याद आया? बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हमने विब ग्योर लिखा था. विब ग्योर. राइट. तो ये इन दो जोन में से, यानी कि ये वाला जो जोन है मेरे पास, इस जोन में आप लोगों को नो लाइट, कोई लाइट नजर नहीं आई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, बिकॉज इट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. और सिमिलरली ये जो मेरे पास जोन है, ये वाला जोन, ये थोड़ा सा ये वाला जोन लगा लें कि इस पर्टिकुलर जोन में भी आप लोगों को कोई लाइट नजर नहीं आएगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, बिकॉज के ये वाली लाइट भी एब्जॉर्ब कर लिया किसने? क्लोरोफिल. अब अगर मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल ए, बी और सी, डी एक ही प्लांट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट नहीं है. इनके केमिकल फार्मूला में बहुत थोड़ा फर्क है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर जोन में भी हर एक क्लोरोफिल की लाइट एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो वेरी कर रही है. कोई ज्यादा इंडिगो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ज्यादा ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ऑरेंज रेड एब्जॉर्ब कर रहा है. तो ये जो डाइवर्सिटी है ये डेफिनेटली इन पर्टिकुलर केमिकल्स के फॉर्मूला की वजह से आ रही है. मिसाल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है. लुक एट दिस. इसमें कार्बन क्या है? 55, हाइड्रोजन कितनी है? 75, ऑक्सीजन कितनी है? 5, नाइट्रोजन कितनी है? 4 और मैग्नीशियम कितनी है? 1. अब जरा आई नीड योर अटेंशन, बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर C55 ही रहे, राइट, नाइट्रोजन 4 ही रहे और Mg एक ही रहे, लेकिन इन दोनों के अंदर सिर्फ ओवरऑल डिफरेंस एक वाटर मॉलिक्यूल का हो, वो कैसे
कि यहां पर हो जाए H70 और ऑक्सीजन यहां पे एक बढ़ जाए, वो हो जाए कितनी 6। तो ओवरऑल डिफरेंस कैसा हुआ, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम कम हुए और एक ऑक्सीजन का एटम बढ़ गया। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना पड़ा, जस्ट 1 वाटर मॉलिक्यूल का। और इस 1 वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंस की वजह से मेरे पास क्लोरोफिल की 2 वैरायटीज प्रोड्यूस हो गई। और अगले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली वैरायटीज उनके आपस में आइसोमरिज्म की वजह से डेवलप हुई है। वो कैसे डेवलप होती है उसको हम स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाट पार्ट्स ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, and for this purpose we want to move the next 1/3 of the board. Look at this structure of chlorophyll. Structure of chlorophyll molecule. अब मैं chlorophyll molecule को देखूं तो लाइक फॉस्फोलिपिड्स इनके भी मेरे पास क्या बन जाते हैं, 2 एंड्स बन जाते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक एंड, और एक को हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 याद है, हाइड्रोफिलिक, फिलिया मीन्स लव, यानी कि ये ऐसा एंड हो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो पानी के अंदर रहना पसंद करता है या पानी से इंटरेक्ट करके खुश होता है। लेकिन ये वाला ऐसा एंड है जिसको पानी से खौफ है, फोबिया मीन्स हेट, फियर। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब ये है कि ये अवॉइड करता है वाटर को, ठीक है। और हाइड्रोफिलिया का मतलब क्या है कि लव वाटर मॉलिक्यूल्स, ये तो पानी से लव करने वाला एंड होगा उसका। अब जब मैं इसको लिखता हूं कि इसमें कौन सा एंड हाइड्रोफिलिक और कौन सा एंड हाइड्रोफोबिक है, तो उसके लिए आप एग्जांपल लें अपने माइंड में एक किसी की, झंडे की, फ्लैग की। और फ्लैग में आप देखें कि जो ऊपर वाला चौड़ा हिस्सा है झंडे का, चले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं आप लोगों की, फिर आप लोगों के सपोर्ट के लिए। ये समझ लें, ये मेरे पास एक झंडा बन गया ना। तो इस पर्टिकुलर झंडे में एक ऊपर वाला फ्लैट एंड है, चौड़ा हिस्सा है, और एक ये मेरे पास इसकी बांस है या डंडा है जो कि बहुत थिन है और नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है। तो ये जो नीचे वाला एंड है ये हाइड्रोफोबिक है, इसको पानी से डर लगता है, राइट। और ये वाला जो इसका एंड है फ्लैग का ऊपर वाला फ्लैट एंड, ये बेसिकली कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, इट लव्स वाटर, राइट। और फिर जैसे ये झंडे का ये वाला जो एंड है ये चौड़ा है, ऐसे ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का ऊपर वाला एंड काफी ब्रॉड है एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुली अडेप्टेड टू एब्जॉर्ब द लाइट। अब कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जाहिर है मैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैसे कर सकता हूं, बाय ब्रॉडनिंग द सरफेस, बस सरफेस को चौड़ा कर लूं। तो नेचर ने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर वाले सरफेस को कि जो हाइड्रोफिलिक उसे चौड़ा सा बना दिया, खुला सा बना दिया। और इसको बताने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है बिल्कुल सेंटर में, उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। आए हम देखते हैं कि क्लोरोफिल का जो हेड है, मींस ये फ्लैग जैसा पार्ट, उसकी क्या स्ट्रक्चर है। तो पहली बात स्टूडेंट्स ये है कि क्लोरोफिल का जो ऊपर वाला हेड है, इस पूरे स्ट्रक्चर को जब हम ड्रॉ करने वाले हैं उसे नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स, पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग ये वाला पार्ट है, और इसके नीचे ये जो टेल लगी हुई है इसे हम नाम देते हैं क्या, फाइटोल टेल, राइट। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। आए हम लोग पहले पोरफायरिन रिंग की बात करें। इसको बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या, एक मैग्नीशियम आयन, एक मैग्नीशियम का एटम चाहिए। इट इज सिमिलर टू द आयरन इन हीमोग्लोबिन। आपको याद होगा हीमोग्लोबिन के अंदर भी 4 पॉलीपेप्टाइड्स थी, तो इस वाले केस में भी मेरे पास 4 क्या है, पायरोल रिंग्स हैं। ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, 1 2 3 एंड 4, ये 4 एक्सटेंशन है। और इनके साथ जो पायरोल रिंग्स हैं वो हेट्रोसाइक्लिक है। इसका मतलब ये है कि वो 2 किस्म के एटम के मिलने से बने हुए हैं। वन ऑफ देम इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, राइट। और जो बाकी 5 एंड्स हैं, बाकी 4 जो एंड्स हैं सॉरी, वो किसके बने हुए हैं, कार्बन के। तो जो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जहां कॉर्नर्स पे कुछ भी देते हैं उसका मतलब यह है कि वहां पे क्या होगी, कार्बन होगी। इसका मतलब है यहां भी कार्बन है, यहां भी और यहां भी, ये 4 जगहों पे कार्बन। हम ऐसा ही कार्बन 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 और इनका लिंक बॉन्ड यहां ड्रॉ कर लेते हैं। और सेम इज द केस हियर, 1
2 3 and then 4 ड्रॉ कर लो. एंड सेम इज द केस हियर. तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स क्या, 4 पायरोल रिंग्स. अभी जो मेरे पास 4 पायरोल रिंग्स हैं ये आपस में जुड़े हुए किसके थ्रू कार्बन ब्रिज. यानी कि अगर मैंने इसको इससे लिंक करना है तो यहाँ पे कार्बन है जुड़ा हुआ है ऐसे. अगर मैं इसको इससे जोड़ना चाह रहा हूं तो यहाँ पे भी एक कार्बन इसके थ्रू जुड़ा हुआ है. सिमिलरली ये भी कार्बन के थ्रू इससे लिंक्ड है और ये भी कार्बन के थ्रू इससे लिंक्ड, राइट. प्लस आपने ये देखना है कि इसमें से ये वाली जो कार्बन, ये वाला जो 2 एंड्स है जो नाइट्रोजन के ऑपोजिट है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज जरूर अटैच है. यहाँ और यहाँ, सिमिलरली यहाँ और यहाँ, राइट, यहाँ और यहाँ. चीफली यहाँ पे क्या अटैच होता है स्टूडेंट्स, मिथाइल ग्रुप CH3. अगर तो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्लोरोफिल A है. और अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एक एल्डिहाइड ग्रुप, याद करें मैंने वो चैप्टर नंबर 2 में मिस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दिया C डबल बॉन्ड OH, राइट, समथिंग लाइक इट. ये मिस यूनिवर्सल के साथ H, ये एल्डिहाइड. अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं क्लोरोफिल B बन जाएगा. और सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगा दूं क्लोरोफिल A है. रेस्ट में स्ट्रक्चर इज सेम, राइट. यहाँ पे हमारे पास अटैच होता है व्हाट, C2H5. यू नो वेरी वेल कि ये मिथाइल ग्रुप है और ये एक इथाइल ग्रुप है, राइट. यहाँ पे स्टूडेंट्स अटैच होता है अनदर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे अटैच होता है C डबल बॉन्ड O, राइट. फिर उसके बाद यहाँ पे अटैच होती है दोनों तरफ व्हाट, हाइड्रोजन. और यहाँ पे अटैच होता है CH3 एंड अदर वन इज H, राइट. और यहाँ पे भी हमारे पास अटैच होता है व्हाट, CH3. और यहाँ पर भी CH3 ही अटैच होता अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ना होता. तो चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो बाकी बच जाएगा क्या, CH2. तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है इसके अंदर जो बाकी चीज आपने माइंड में रखनी है वो क्या है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. तो ये थोड़ी सी एफर्ट बाकी अब आप लोग करें कि यहाँ पे कहाँ कहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं. बाकी बल्क ऑफ द स्ट्रक्चर आई हैव टॉट यू कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहला मैग्नीशियम लिखेंगे, उसके साथ 4 नाइट्रोजन एटम जोड़ेंगे और इस नाइट्रोजन को बेस बना के आप 4 पायरोल रिंग्स ड्रॉ करेंगे. और 4 पायरोल रिंग के साथ आपने क्या अटैच कर देनी है स्टूडेंट्स, कार्बन ब्रिजेस. और एंड पे आप लोगों ने क्या करना है कि इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैच कर देनी है एक लंबी सी चेन आपने अटैच कर देनी है. और इस चेन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए और इसका नाम आना चाहिए आप लोगों की बुक के रेफरेंस से. इसका नाम है स्टूडेंट्स फाइटोल चेन. इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, फाइटोल चेन. और इस फाइटोल चेन के अंदर हमारे पास 20 कार्बन होते हैं और 39 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. और ये जो मेरे पास फाइटोल चेन है दिस वन, ये वाली, ये मैंने बोला था आप लोगों से कि ये हाइड्रोफोबिक होती है. और इसके हाइड्रोफोबिक होने में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की आर्किटेक्चर नजर आ रही है. वो क्या कि ये हाइड्रोफोबिक टेल बनाने का सबसे बड़ा लॉजिक या हिकमत या दानाई ये है कि जिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में, मींस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे इसने एंकर होना है. वो भी क्या है, हाइड्रोफोबिक. वो भी कैसी है, हाइड्रोफोबिक. सो आपको पता है कि हाइड्रोफोबिक चीजों के साथ ज्यादा अच्छी सिंक्रोनाइज होती हैं. तो नेचर ने थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिक टेल को क्या कर दिया, अटैच कर दिया. और अब ये उसके अंदर बड़ी आसानी से क्या हो सकती है, एंकर हो सकती है. ये फोल्डेड स्ट्रक्चर, यू नो वेरी वेल. और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में से हम इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, एंटेना, बिकॉज इज गोइंग टू एब्जॉर्ब व्हाट, वेरियस टाइप्स ऑफ वेवलेंथ. जैसे डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले से कि इन स्लाइट वेरिएशन से हमारे पास क्लोरोफिल की वेरियस टाइप्स प्रोड्यूस होती हैं. और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि बीइंग different types of chlorophyll in the same leaf, this particular leaf is capable of absorbing what, various types of wavelengths from the solar radiation and carry out the process of photosynthesis more efficiently, right? तो ये है हमारे क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट टाइप्स के होने की हिकमत या लॉजिक. अगली बात यह है कि हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है ना. और अदर फॉर्म्स है ना, उन्हें हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स. और ये जो मेरे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, जैसे हम डिस्कस पहले कर चुके हैं
कि उनमें हमारे पास कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कैरोटीन्स होते हैं, एंड देन वी फाउंड व्हाट ज़ैंथोफिल्स। अब हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि ये डिफरेंट किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, राइट। एक तो रीजन मैंने डिस्कस कर ली कि इनकी सबसे बड़ी हिकमत दनाई ये है कि डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स को हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, और एनर्जी गेन करने के जो स्पेक्ट्रम है उसे हम ब्रॉड कर सकते हैं। पहला काम तो मेरे पास ये हुआ, लेकिन जो दूसरा और इम्पोर्टेंट काम वो ये है स्टूडेंट्स, इट इज बिलीव्ड कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मेरे पास सोलर रेडिएशंस हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा हो, और इसी तरह से ये भी हो सकता है कि वो हाई एनर्जी रेडिएशंस मेरी प्लांट के लीफ के लिए बड़ी हार्मफुल हो। तो फिर क्या करना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर हार्मफुल किस्म की रेडिएशन को लें और उसे लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करें, और लेस हार्मफुल से हम उसे इवेंचुअली यूजफुल वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लें या यूजफुल एनर्जी पैकेट में शिफ्ट कर लें। तो ये भी माना जाता है कि ये जो हमारे पास कैरोटिनॉइड्स और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर एक्टिंग एज अ शील्ड, वो शील्ड के तौर पे काम कर रहे हैं, और जो एनर्जी है वो पहले इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास आती है, और फिर वो एनर्जी इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से लो एनर्जी मॉलिक्यूल की तरफ मूव करती है, दैट इज बेसिकली क्लोरोफिल। तो ये भी बिलीव किया जा रहा है कि ये बेसिकली एक्ट एज अ शील्ड, एक डिफेंसिव ऑर्गन के तौर पे काम कर रही है फॉर क्लोरोफिल्स की जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन दे कैन कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंटली दैन कैरोटीन्स, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स. So that's it for today, and we will see you in the next lecture for definitely light reaction and dark reactions. And again, as per my request, I always request you all time and again that please take very good care of your great parents, and always listen lecture with open eyes, open brain and this stuff, so that you may have the better picture of the mechanisms of life. Till next lecture.